कॉटन, जिसे भारत के कई हिस्सों में नरमा कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। इसे अक्सर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह किसानों को अच्छा पैसा देता है। कॉटन प्लांट से निकलने वाले सॉफ्ट फ्लफी फाइबर का यूज कपड़े, धागे और कई दूसरी चीजें बनाने के लिए होता है, जो हम हर दिन यूज करते हैं। सोचिए, जो शर्ट आप पहने हैं या जिस बेडशीट पर आप सोते हैं, वो शायद कॉटन से बनी होगी। ये फसल सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेस है। सदियों से किसान कॉटन उगाते रहे हैं और इसने लाखों परिवारों की लाइफ को सपोर्ट किया है, उन्हें साल भर इनकम और काम का एक स्टेबल सोर्स दिया है। कॉटन के एक छोटे बीज से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक का सफर लंबा और इंटरेस्टिंग है। यह खेतों से शुरू होता है, जहां किसान धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। वे ध्यान से जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और बढ़ते हुए छोटे प्लांट्स की देखभाल करते हैं। कॉटन प्लांट सुंदर फूल पैदा करता है, जो बाद में हरे बॉल्स में बदल जाते हैं। इन बॉल्स के अंदर कीमती कॉटन फाइबर बढ़ता है। जब तक वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक प्रोटेक्टेड रहता है। इस पूरे प्रोसेस में किसान से बहुत नॉलेज, पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। एक अच्छी पैदावार पाने और इस वैल्यूएबल फसल से प्रॉफिट कमाने के लिए हर स्टेप को सही से समझना बहुत जरूरी है। कॉटन उगाना दुनिया के कई रीजन्स में एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, खासकर गर्म क्लाइमेट वाले देशों में। इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, कॉटन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के कॉटन होते हैं, हर एक की अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। कुछ अपने लंबे फाइबर्स के लिए फेमस हैं, जिनका यूज बहुत फाइन और सॉफ्ट फैब्रिक बनाने के लिए होता है। दूसरों के छोटे फाइबर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल बनाने के लिए सूटेबल होते हैं। कौन सा कॉटन उगाना है, ये लोकल मौसम, मिट्टी के टाइप और मार्केट में डिमांड पर डिपेंड करता है। किसानों को अपनी फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये गाइड किसानों को कॉटन फार्मिंग के बारे में सिंपल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन की गई है। हम आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, शुरू से आखिर तक सब कुछ कवर करेंगे। हम बात करेंगे कि कॉटन को किस तरह का मौसम और मिट्टी पसंद है। हम डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छे बीज कैसे चुनें और अपने खेत को कैसे तैयार करें। आप यह भी सीखेंगे कि प्लांट लगाने का सही टाइम क्या है, प्लांट्स को पानी कैसे दें, कौन से फर्टिलाइजर यूज करें और अपनी फसल को पेस्ट और बीमारियों से कैसे प्रोटेक्ट करें। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी किसान अपनी कॉटन कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता है और इस शानदार फसल से अपनी इनकम बढ़ा सकता है। कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसे गर्मी और धूप पसंद है। इसे सही से मैच्योर होने के लिए बहुत सारे धूप वाले दिनों के साथ एक लंबा ग्रोइंग सीजन चाहिए। कॉटन के अच्छे से बढ़ने के लिए आइडियल टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो उसे अच्छी बारिश चाहिए, लेकिन जब बॉल्स खुल रहे होते हैं तो उसे सूखा और धूप वाला मौसम चाहिए। इस फाइनल स्टेज के दौरान बहुत ज्यादा बारिश या बादल वाला मौसम कॉटन फाइबर्स को डैमेज कर सकता है और फसल की क्वालिटी कम कर सकता है। इसलिए बारिश वाले ग्रोइंग सीजन और सूखे हार्वेस्ट सीजन के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन वाले रीजन कॉटन कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। मिट्टी का टाइप भी हेल्दी कॉटन क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन अच्छी तरह से ड्रेन की हुई गहरी दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। ये मिट्टी लंबे टाइम तक पानी रोक सकती है, जो प्लांट की जड़ों के लिए अच्छा है। ब्लैक कॉटन सॉइल, जो सेंट्रल और सदर्न इंडिया के कई हिस्सों में मिलती है, कॉटन फार्मिंग के लिए एक्सीलेंट होने के लिए फेमस है। हालांकि कॉटन को रेतीली, दोमट और जलोढ़ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, बशर्ते उनमें अच्छी ड्रेनेज हो। वाटर लॉगड खेतों से बचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जड़ों को सफोकेट कर सकता है और बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे आखिर में प्लांट की ग्रोथ और यील्ड पोटेंशियल को नुकसान होता है। सही बीज चुनना एक किसान के सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से एक है। अच्छी क्वालिटी के बीज हेल्दी प्लांट्स और ज्यादा यील्ड देते हैं। किसानों को एक भरोसेमंद सोर्स से सर्टिफाइड बीज चुनने चाहिए। इन बीजों को अच्छी जर्मिनेशन, प्योरिटी और कॉमन बीमारियों के रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। कॉटन के कई वैरायटी के बीज अवेलेबल हैं, जिनमें हाइब्रिड और बीटी कॉटन टाइप शामिल हैं। बीटी कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्लांट को बॉलवर्म जैसे कुछ पेस्ट्स से प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे किसान को पेस्टिसाइड्स पर बहुत पैसा बच सकता है। किसानों को ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो उनके लोकल क्लाइमेट
और सॉइल कंडीशंस के लिए अच्छी तरह से सूटेबल हो। एक बार जब आपके पास सही बीज हो जाए तो आपको अपने खेत को सही से तैयार करना चाहिए। मिट्टी को सॉफ्ट और लूज बनाने के लिए जमीन को 2 या 3 बार जोतने से शुरू करें। यह प्लांट की जड़ों को मिट्टी में गहराई तक बढ़ने में हेल्प करता है। जुताई के बाद खेत को लेवल करें ताकि इरिगेशन के दौरान पानी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। पूरी जुताई से पहले मिट्टी में खेत की खाद या कंपोस्ट मिलाना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। यह मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जोड़ता है जिससे यह ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। एक अच्छी तरह से तैयार खेत कॉटन के बीजों को अंकुरित होने और मजबूत हेल्दी प्लांट्स में बढ़ने के लिए एक परफेक्ट घर देता है। कॉटन के बीज बोने का टाइम फसल की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन बोने का सबसे अच्छा टाइम आमतौर पर मॉनसून की बारिश के आने के साथ होता है। आमतौर पर सिंचित एरिया में अप्रैल से मई तक और बारिश पर डिपेंडेंट एरिया में जून से जुलाई तक। सही टाइम पर बोने से यह इंश्योर होता है कि प्लांट्स को पीक ग्रोइंग सीजन से पहले अंकुरित होने और खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त नमी मिले। अगर आप बहुत जल्दी बोते हैं तो छोटे प्लांट्स हाई टेम्परेचर से सफर कर सकते हैं। अगर आप बहुत देर से बोते हैं तो ग्रोइंग सीजन बॉल्स को सही से मैच्योर होने के लिए बहुत छोटा हो सकता है, जिससे कम यील्ड होती है। कॉटन के बीज बोने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे कॉमन मेथड लाइन सोइंग है, जहां बीज सीधी लाइनों में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बोए जाते हैं। यह मेथड बाद के ऑपरेशंस जैसे वीडिंग, स्प्रेइंग और इरिगेशन को करना आसान बनाता है। लाइनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक लाइन के अंदर प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह स्पेसिंग हर प्लांट को सूरज की रोशनी, हवा और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए पर्याप्त जगह देता है। बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से यह इंश्योर होता है कि अंकुरण के लिए उनका नम मिट्टी से अच्छा कांटेक्ट हो। कॉटन के लिए प्रॉपर इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर इसकी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज के दौरान। प्लांट को फूल आने और बॉल बनने के टाइम पानी चाहिए। पहली इरिगेशन आमतौर पर बोने के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद दी जाती है, अगर बारिश नहीं होती है। उसके बाद मिट्टी के टाइप और मौसम की कंडीशंस के आधार पर हर 2 से 3 हफ्ते में खेत को पानी दें। ओवर वाटरिंग से बचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बॉल्स गिर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन कॉटन के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि यह सीधे प्लांट की जड़ों तक पानी पहुंचाता है, पानी बचाता है और लाइनों के बीच खरपतवार के ग्रोथ को रोकता है। फर्टिलाइजर्स के थ्रू सही न्यूट्रिएंट्स देना हाई यील्ड के लिए जरूरी है। कॉटन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बैलेंस डोज चाहिए। सॉइल टेस्ट जरूरी फर्टिलाइजर की सही अमाउंट का पता लगाने में हेल्प कर सकता है। आमतौर पर नाइट्रोजन की आधी डोज और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज बोने के टाइम पर अप्लाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन का बचा हुआ आधा हिस्सा 2 स्प्लिट डोज में अप्लाई किया जा सकता है, पहली फूल आने के टाइम और दूसरी बॉल डेवलपमेंट के दौरान। ये इंश्योर करता है कि प्लांट को अपने पूरे ग्रोथ साइकिल के दौरान न्यूट्रिएंट्स की एक कंटिन्यूअस सप्लाई मिले, जिससे ज्यादा और बड़े बॉल्स बनते हैं। कॉटन की फसल को पेस्ट और बीमारियों से प्रोटेक्ट करना किसानों के लिए एक बड़ा काम है। एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाइज और बॉलवर्म्स जैसे कॉमन पेस्ट्स बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। किसानों को किसी भी इन्फेस्टेशन के शुरुआती साइंस को स्पॉट करने के लिए अपने खेतों को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। बीटी कॉटन जैसी पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज का यूज बॉलवर्म्स की प्रॉब्लम को बहुत कम कर सकता है। दूसरे सकिंग पेस्ट्स के लिए रेकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना जरूरी हो सकता है। क्रॉप रोटेशन का प्रैक्टिस करना और खेत को वीड्सों से साफ रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई पेस्ट्स के लाइफ साइकिल को तोड़ने में हेल्प करता है और आउटब्रेक की चांस को कम करता है। हार्वेस्टिंग या पिकिंग सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन पाने के लिए सही टाइम पर की जानी चाहिए। कॉटन पिकिंग तब शुरू होनी चाहिए जब लगभग 40 से 50% बॉल्स पूरी तरह से खुल गए हों और फ्लफी हों। कॉटन को सुबह के घंटों में चुनना सबसे अच्छा होता है, जब हवा में कुछ नमी होती है, जो फाइबर को सूखने और भंगुर होने से रोकता है। पिकिंग मैन्युअली और ध्यान से की जानी चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि कोई सूखा पत्ता या दूसरा कचरा कॉटन में न मिले। आमतौर पर 15 से 20 दिनों के इंटरवल पर कई पिकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्लांट पर सभी बॉल्स एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं। प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसान कई अच्छी प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं,
हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड्स का यूज पहला स्टेप है। प्लांट्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग यह इंश्योर करती है कि वे रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कंपटीशन न करें। फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूज और टाइम पर इरिगेशन अच्छी ग्रोथ के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इफेक्टिव पेस्ट और वीड मैनेजमेंट फसल को डैमेज और नुकसान से बचाता है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद कॉटन को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना चाहिए और फिर एक साफ सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। साफ ग्रेडेड कॉटन को मार्केट में सही टाइम पर बेचने से बेहतर प्राइस मिल सकता है। अगर सही से मैनेज किया जाए तो कॉटन फार्मिंग किसानों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। कॉटन की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट में। हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी है। फसल मौसम के बदलावों के लिए सेंसिटिव है और हार्वेस्ट के दौरान अचानक ओलावृष्टि या भारी बारिश होना उसको बर्बाद कर सकती है। पेस्ट और बीमारियों की टाइम पर कंट्रोल न होने पर बड़ा नुकसान कर सकती है। बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जैसे इनपुट्स की कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। इसलिए किसानों को अपनी फाइनेंस के साथ काम करना चाहिए। एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस पर विचार। चावल इंडिया में सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह लाखों लोगों के लिए जीने का एक तरीका है। यह हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की रीढ़ है। अनगिनत परिवारों के लिए चावल लगाने और काटने का चक्र सीजन्स के गुजरने और उनकी आजीविका को बनाए रखने का प्रतीक है। यह मामूली अनाज, जिसे बिना छिलके के धान कहते हैं, हमारी कंट्री की आधी से ज्यादा आबादी का स्टेपल फूड है। नॉर्दर्न प्लेन्स से लेकर सदर्न कोस्ट्स तक हवा में लहराते हरे भरे धान के खेत इंडियन लैंडस्केप का एक जरूरी हिस्सा है। चावल का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी उतना ही गहरा है, जो हर स्टेट में धार्मिक सेरेमनीज, फेस्टिवल्स और डेली मील्स में शामिल होता है। सच में चावल की खेती को समझना इंडियन एग्रीकल्चर के दिल को समझना है। चावल उगाने के लिए आइडियल कंडीशंस में खास क्लाइमेट और सॉइल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन शामिल है। चावल फंडामेंटली एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, जो गर्म और ह्यूमिड वेदर में अच्छी तरह से उगता है। इसे हेल्दी ग्रोथ के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक के एवरेज टेम्परेचर की जरूरत होती है। भरपूर धूप बहुत जरूरी है, लेकिन पानी की कंसिस्टेंट सप्लाई भी जरूरी है, क्योंकि चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। यही वजह है कि इंडिया में चावल की खेती के लिए मॉनसून सीजन बहुत जरूरी है। इन महीनों के दौरान भारी बारिश धान के खेतों को पनपने के लिए जरूरी पानी देती है। मॉनसून के बिना इन बड़े खेतों की इरिगेशन की चुनौती बहुत बड़ी होगी और हमारे वाटर रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ेगा। मिट्टी की बात करें तो चावल काफी अडेप्टेबल है, लेकिन कुछ खास तरह की मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। क्लेई लोम सॉइल को इसकी बेहतरीन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से सबसे सूटेबल माना जाता है। इस तरह की मिट्टी लंबे समय तक पानी रोक सकती है, जिससे फ्लडेड कंडीशंस बनती है, जो धान के पौधों को मजबूत होने के लिए जरूरी होती है। मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होनी चाहिए, ताकि बढ़ती फसल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मिट्टी का पीएच लेवल आइडियली 5.5 और 6.5 के बीच होना चाहिए, जो हल्का एसिडिक होता है। किसान अक्सर बुवाई से पहले अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और एसिडिटी का सही बैलेंस है। कभी कभी वे अपने कीमती बीजों के लिए परफेक्ट बेड तैयार करने के लिए अमेंडमेंट्स भी मिलाते हैं। चावल का इंपॉर्टेंस डिनर प्लेट से कहीं ज्यादा है। इसकी खेती की पूरी प्रोसेस से बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है, खासकर रूरल एरियाज में। जमीन तैयार करने और बीज बोने से लेकर ब्रीडिंग, इरिगेशन और आखिर में हार्वेस्टिंग तक हर स्टेप में ह्यूमन लेबर की जरूरत होती है। कम्युनिटी का यह इन्वॉल्वमेंट सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया चावल के वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो कंट्री के लिए कीमती फॉरेन एक्सचेंज बनाता है। बासमती जैसी वैरायटीज अपने यूनिक एरोमा और लंबे दानों के लिए दुनिया भर में फेमस है, जिससे वे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक कीमती कमोडिटी बन जाती है। इसलिए एक सक्सेसफुल चावल की हार्वेस्ट सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक जीत है। एक सक्सेसफुल चावल की फसल की जर्नी पहला बीज बोने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह जमीन की सावधानी पूर्वक तैयारी से शुरू होती है। यह शुरुआती स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बीजों को अंकुरित होने
और छोटे पौधों को मजबूत जड़ें बनाने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। यह प्रोसेस आमतौर पर गर्मियों में खेत की 1 या 2 गहरी जुताई से शुरू होती है। यह मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ने, पिछले सीजन के खरपतवारों को हटाने और किसी भी छिपे हुए कीटों को धूप में एक्सपोज करने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से जुता हुआ खेत बेहतर एयरेशन और पानी के अंदर जाने की परमिशन देता है, जो चावल के पौधे के हेल्थ के लिए जरूरी है। किसान अक्सर इस जरूरी काम के लिए बैलों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेडिशनल लकड़ी के हल या मॉडर्न ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती जुताई के बाद खेत को लेवल करना जरूरी होता है। चावल की खेती के लिए लेवलिंग बहुत जरूरी है, खासकर इरिगेटेड सिस्टम्स में, क्योंकि यह पूरे खेत में पानी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है। एक अनइवन खेत में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा पानी होगा और कुछ जगहों पर बहुत कम, दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक लेवल सतह पानी बचाने में मदद करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि फर्टिलाइजर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स समान रूप से फैले, जिससे हर पौधे को पनपने का बराबर मौका मिले। किसान एक लकड़ी के तख्ते या ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले लेजर गाइडेड लेवलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक परफेक्टली फ्लैट सतह मिल सके। यह सावधानी पूर्वक तैयारी एक हेल्दी और यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड के लिए स्टेज सेट करती है। सही बीज चुनना शायद एक किसान का सबसे जरूरी डिसीजन होता है। हाई क्वालिटी बीज एक अच्छी उपज की नींव होते हैं। किसानों को एक भरोसेमंद सोर्स जैसे कि एक गवर्नमेंट सीड एजेंसी या एक भरोसेमंद एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव से सर्टिफाइड बीज चुनने चाहिए। ये बीज एक हाई जर्मिनेशन रेट की गारंटी देते हैं, बीमारियों से फ्री होते हैं और लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के लिए सूटेबल हाई यील्डिंग वैरायटी के होते हैं। कुछ पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटीज में IR64, स्वर्णा और पूसा बासमती 1121 शामिल हैं। बुवाई से पहले बीजों को एक फंगिसाइड और एक बैक्टीरियासाइड से ट्रीट करना भी समझदारी है, ताकि छोटे पौधों को शुरुआती वल्नरेबल स्टेज में उन पर हमला करने वाली आम बीमारियों से बचाया जा सके। एक बार जब जमीन तैयार हो जाती है और बीज चुन लिए जाते हैं, तो अगला कदम बुवाई है। इंडिया में चावल बोने के 2 प्राइमरी मेथड्स हैं, ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग। ट्रांसप्लांटिंग मेथड ज्यादा कॉमन है। इसमें पहले एक छोटी अलग प्लॉट, जिसे नर्सरी कहते हैं, में पौधे उगाना शामिल है। लगभग 25 से 30 दिनों के बाद इन छोटे हेल्दी पौधों को उखाड़कर मैन पडल्ड फील्ड में मैन्युअली लगाया जाता है। पडलिंग खेत को पानी से भरा होने पर जुताई करने की प्रोसेस है, जिससे पौधों के लिए एक सॉफ्ट मडी बेड बनता है। इस मेथड से खरपतवारों से कम कंपटीशन होता है और एक ज्यादा मजबूत फसल मिलती है, हालांकि इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। दूसरी ओर डायरेक्ट सीडिंग में बीजों को सीधे मैनफील्ड में बोया जाता है, जिससे समय और लेबर बचता है। पानी और न्यूट्रिएंट्स का सही मैनेजमेंट एक हेल्दी चावल की फसल को एक छोटे पौधे से अनाज से लदे एक मैच्योर प्लांट तक पालने की कुंजी है। चावल एक प्यासी फसल है और खेत में सही पानी का लेवल बनाए रखना उसकी ग्रोथ साइकिल के दौरान जरूरी है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद की शुरुआती स्टेज में लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर का उथला पानी का लेवल बनाए रखना चाहिए। यह पौधों को स्थापित होने में मदद करता है और खरपतवारों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे पौधे लंबे होते हैं, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। कंसिस्टेंट इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर टिलरिंग की क्रिटिकल स्टेज में, जब नई शूट्स उगती हैं और फ्लावरिंग होती है। कई किसान मॉनसून की बारिश पर निर्भर करते हैं, लेकिन कम बारिश वाले एरियाज में कैनाल्स, ट्यूबवेल या पंप्स के थ्रू इरिगेशन जरूरी हो जाता है। ठीक इंसानों की तरह पौधों को भी मजबूत और हेल्दी बढ़ने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। चावल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है। बुवाई से पहले मिट्टी की टेस्टिंग से किसान को ठीक ठीक पता चल सकता है कि खेत में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर प्लान बनाया जा सकता है। आमतौर पर फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज, साथ ही नाइट्रोजन का एक हिस्सा ट्रांसप्लांटिंग से ठीक पहले मिट्टी में डाला जाता है। बची हुई नाइट्रोजन को फसल की एक्टिव ग्रोथ फेजेस के दौरान 2 या 3 स्प्लिट डोज में डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे फार्मयार्ड मैन्योर या कंपोस्ट का भी इस्तेमाल सॉइल हेल्थ को बेहतर बनाने और न्यूट्रिएंट्स की धीमी रिलीज प्रोवाइड करने के लिए किया जा सकता है।
अनफॉर्चुनेटली चावल की फसल कई कीटों और बीमारियों के प्रति सेंसिटिव होती है, जो अगर टाइम पर मैनेज न की जाए तो उपज को काफी कम कर सकती है। कॉमन कीटों में स्टेम बोरर शामिल है, जो पौधे के तने में सुरंग बनाता है, और ब्राउन प्लांट हॉपर, जो पौधों से रस चूसता है। बीमारियों में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट बड़े खतरे हैं, जो पत्तियों पर धब्बे और पौधे की गर्दन को सड़ा सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए रेकमेंडेड अप्रोच है। इसमें मेथड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना शामिल है, जिसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज उगाना, कीटों के नेचुरल प्रेडेटर्स को इनकरेज करना और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल केवल लास्ट रिसोर्ट के रूप में करना, जब कीटों की आबादी एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार कर जाए। खरपतवार प्रबंधन चावल की खेती में एक और लगातार काम है। खरपतवार चावल के पौधों के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स, धूप और जगह के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे फाइनल उपज पर काफी असर पड़ सकता है। ट्रांसप्लांटेड चावल में खेत की शुरुआती बाढ़ कई खरपतवारों को दबाने में मदद करती है। हालांकि कुछ फिर भी उगने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें हटाना पड़ता है। यह मैन्युअली हाथ से किया जा सकता है, जो इफेक्टिव है, लेकिन इसमें बहुत लेबर लगता है। दूसरा ऑप्शन मैकेनिकल वीडर्स का इस्तेमाल करना है, जिन्हें पौधों की पंक्तियों के बीच धकेला जा सकता है। हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल से केमिकल कंट्रोल भी कॉमन है। हर्बिसाइड्स को सावधानी से चुनना चाहिए और सही समय पर और सही डोज में लगाना चाहिए, ताकि चावल की फसल को कोई नुकसान न हो। महीनों की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक देखभाल के बाद कटाई का समय आता है। यह वह पल है जिसका किसान इंतजार कर रहा होता है, जब उनकी मेहनत का फल आखिरकार इकट्ठा किया जा सकता है। मैक्सिमम उपज और अच्छी अनाज क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। फसल कटाई के लिए तब तैयार होती है जब पेनिकल या फूलों के सिरों में दाने सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं और कठोर होते हैं। अनाज में नमी की मात्रा लगभग 20 से 25% होनी चाहिए। बहुत जल्दी कटाई करने से अपरिपक्व दाने मिलते हैं, जबकि बहुत देर से कटाई करने से बिखरने का खतरा होता है, जहां दाने पौधे से गिर जाते हैं और खो जाते हैं। खेत से मैच्योर धान की फसल को काटने की प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग 2 तरीकों से की जा सकती है, मैन्युअली या मैकेनिकली। ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड में चावल के पौधों के डंठल को काटने के लिए एक तेज घुमावदार दरांती का इस्तेमाल करना शामिल है। कटे हुए डंठलों को फिर बंडलों में बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है। जबकि यह मेथड बहुत कॉमन है, खासकर छोटे खेतों पर यह धीमा है और इसमें बहुत लेबर लगता है। मॉडर्न ऑल्टरनेटिव एक कंबाइन हार्वेस्टर नामक मशीन का इस्तेमाल करके मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है। यह इनक्रेडिबल मशीन एक साथ कई काम करती है। यह फसल को काटती है, दानों को डंठलों से अलग करने के लिए उन्हें थ्रेश करती है और दानों को साफ करती है। यह सब खेत में एक ही बार में होता है। यह बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट है, जिससे समय और लेबर कॉस्ट दोनों की बचत होती है। एक बार फसल की कटाई हो जाने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम थ्रेशिंग है, जिसके बाद सुखाना होता है। थ्रेशिंग चावल के दानों को बाकी पौधों या पुआल से अलग करने की प्रक्रिया है। यदि कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया गया था, तो यह कटाई किए गए डंठलों के बंडलों को एक कठोर सतह पर पीटकर या एक स्थिर थ्रेशर मशीन का उपयोग करके किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद दानों को ठीक से सुखाने की आवश्यकता होती है। ताजे कटे हुए दानों में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे भंडारण के दौरान खराब होने और फंगल ग्रोथ हो सकती है। दानों को एक साफ सूखी सतह पर, अक्सर एक आंगन या एक तिरपाल पर धूप में एक पतली परत में फैलाया जाता है। उन्हें समान रूप से सूखने के लिए नियमित रूप से पलटना पड़ता है, जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 12 से 14% तक कम न हो जाए। आखिर में सूखे दानों को कीटों, नमी और कृंतकों से बचाने के लिए ठीक से स्टोर किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें बेचा या इस्तेमाल न किया जाए। छोटे किसानों के लिए ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड्स में मिट्टी के बर्तन, बांस की संरचना या बोरी के बैग का उपयोग करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भंडारण क्षेत्र साफ, सूखा और अच्छी तरह हवादार हो। बोरी के बैग को लकड़ी के तख्तों पर ढेर किया जाना चाहिए, ताकि वे फर्श से नमी को अवशोषित न करें। बड़ी मात्रा के धातु के डिब्बे या सालों जैसी आधुनिक भंडारण संरचनाएं बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं।
उचित भंडारण नुकसान को रोकना और यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम महत्वपूर्ण कदम है कि किसान की पूरी मेहनत सफल रहती है कि हो जाने वाला महीनों तक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली बनी रहे। मक्का, जिसे कई लोग मकई के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही जरूरी फसल है। यह पूरी दुनिया में उगाई जाती है। भारत में यह चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे जरूरी अनाज वाली फसल है। यह फसल खास है क्योंकि यह कई अलग अलग मौसमों और मिट्टी में उग सकती है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के किसान इसे बड़े पैमाने पर उगाते हैं। मक्का की यह खूबी इसे भारतीय किसानों के बीच पसंदीदा बनाती है। यह सिर्फ इंसानों का खाना नहीं है, यह कई उद्योगों के लिए भी एक जरूरी हिस्सा है, जिससे कृषि बाजार में इसका कुल मूल्य और मांग बढ़ जाती है। मक्का के उपयोग अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जो इसे वास्तव में एक बहुउद्देशीय अनाज बनाते हैं। कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, यह एक मुख्य भोजन है। वे इसे भुट्टे, पॉपकॉर्न के रूप में खाते हैं या रोटियां बनाने के लिए इसे पीसकर आटा बनाते हैं। इंसान के खाने के अलावा मक्का पशु आहार में एक मुख्य सामग्री है। मुर्गी पालन और पशुधन उद्योग मुर्गियों, गायों और सुअरों को खिलाने के लिए मक्का पर बहुत निर्भर करते हैं। पशु आहार क्षेत्र से यह उच्च मांग मक्का उगाने वालों के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करती है। इसका व्यापक उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि इस सुनहरे अनाज की हमेशा जरूरत बनी रहे। औद्योगिक रूप से मक्का का बहुत महत्व है और इसका उपयोग कई तरह के उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। मक्का से निकाला गया स्टार्च खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले के रूप में और कागज और कपड़ा उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। कॉर्न ऑयल, एक स्वस्थ खाना पकाने का तेल, इसके दानों से प्राप्त एक और मूल्यवान उत्पाद है। इसके अलावा मक्का इथेनॉल जैसे जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, जिसे पेट्रोल के स्वच्छ विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह औद्योगिक मांग किसानों के लिए नए कमाई के रास्ते खोलती है, जिससे मक्का की खेती पहले से कहीं ज्यादा लाभदायक हो जाती है। भारतीय किसान के लिए मक्का उगाना एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प है। फसल का बढ़ने का समय अपेक्षाकृत कम होता है, जिसका मतलब है कि किसान अक्सर उसी जमीन पर उसी साल एक और फसल उगा सकते हैं। यह तरीका, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है, खेत की उत्पादकता और आय को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा मक्का की नई हाइब्रिड किस्में ज्यादा पैदावार और बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदान करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बीज और उर्वरकों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सरकारी सहायता भी किसानों को मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है। सही बीज चुनना एक सफल मक्का फसल के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज चुनने चाहिए, जो उनके स्थानीय मौसम और मिट्टी की स्थिति के लिए उपयुक्त हों। इन हाइब्रिड किस्मों को ज्यादा पैदावार देने, आम बीमारियों और कीटों का विरोध करने और समान रूप से पकने के लिए विकसित किया जाता है। प्रतिष्ठित कृषि दुकानों या सरकारी एजेंसियों से प्रमाणित बीज खरीदना समझदारी है। यह सुनिश्चित करता है कि बीज असली हैं और उनकी अंकुरण दर अच्छी है। स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारियों से सलाह लेना इस बात पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन सी मक्का किस्म सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। जमीन की उचित तैयारी अच्छे बीज चुनने जितनी ही जरूरी है। खेत को अच्छी तरह से जोतना चाहिए ताकि एक बारीक और अच्छी तरह से हवादार बीज बिस्तर बन सके। जमीन को 2 से 3 बार जोतने की सलाह दी जाती है। जुताई के बाद खेत को एक पटरे या लेवलर का उपयोग करके समतल करना चाहिए। यह पूरे खेत में पानी और पोषक तत्वों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, जो पौधों के समान अंकुरण और विकास में मदद करता है। खेत से खरपतवार और पिछली फसल के अवशेषों को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि यह संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकता है और कीटों और बीमारियों के फैलने के जोखिम को कम करता है। बुवाई का समय मक्का की फसल के लिए महत्वपूर्ण है और यह काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन के लिए बुवाई का आदर्श समय मानसून की शुरुआत के साथ होता है, आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक। रबी सीजन के लिए बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मध्य नवंबर तक की जानी चाहिए। सही समय पर बुवाई करने से फसल को मौसम की स्थिति का पूरा फायदा उठाने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर विकास और ज्यादा पैदावार होती है।
बुआई में देरी करने से फसल को महत्वपूर्ण विकास चरणों में प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अंतिम उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। बुआई का तरीका भी फसल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मक्का के बीज पंक्तियों में बोए जाने चाहिए ताकि निराई, सिंचाई और छिड़काव जैसे बाद के काम आसान हो सकें। पंक्तियों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर और एक पंक्ति के भीतर पौधों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी की सलाह दी जाती है। बीजों को सटीकता और एकरूपता के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करके या मैन्युअल रूप से कुल्हड़ों में बोया जा सकता है। बुवाई की गहराई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा गहराई में बोने से अंकुरण में बाधा आ सकती है, जबकि उथली बुवाई से बीज पक्षियों के संपर्क में आ सकते हैं या सूख सकते हैं। स्वस्थ मक्का की फसल के लिए उचित जल प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि यह पानी की कमी और अधिक पानी दोनों के प्रति काफी संवेदनशील है। मक्का की सिंचाई की जरूरतें मौसम, मिट्टी के प्रकार और विकास के चरण के आधार पर अलग अलग होती हैं। सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण घुटने की ऊंचाई का चरण, फूल आने का चरण और दाना भरने का चरण है। खरीफ सीजन के दौरान फसल को आमतौर पर मानसून की बारिश से पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन लंबे समय तक सूखे के दौरान पूरक सिंचाई की जरूरत हो सकती है। रबी सीजन में पौधों को बढ़ने और पूरे भुट्टे पैदा करने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के लिए नियमित सिंचाई जरूरी है। आमतौर पर हर 15 से 20 दिनों में उच्च मक्का की पैदावार प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति महत्वपूर्ण है। बुआई से पहले मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति को समझने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना एक अच्छा अभ्यास है। एक सामान्य सलाह यह है कि बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक के साथ 1/3 नाइट्रोजन का प्रयोग करें। शेष नाइट्रोजन को 2 विभाजित खुराकों में प्रयोग किया जाना चाहिए। पहली विभाजित खुराक तब लगाई जा सकती है जब पौधे घुटने की ऊंचाई के हों, और दूसरी खुराक टेसेलिंग या फूल आने से पहले लगाई जानी चाहिए। खेत की तैयारी के दौरान खेत की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करने से भी मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार होता है। बढ़ते मौसम के दौरान फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना एक निरंतर प्रयास है। मक्का पर हमला करने वाले आम कीटों में तना छेदक, फॉल आर्मीवॉर्म और एफिड्स शामिल हैं। किसी भी कीट के संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए खेत की नियमित निगरानी जरूरी है। यदि कीट पाए जाते हैं तो कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित उचित कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसी तरह पत्ती झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट जैसी बीमारियां फसल को प्रभावित कर सकती हैं। रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग सबसे अच्छा निवारक उपाय है। यदि बीमारियां दिखाई देती हैं तो उपयुक्त फफूंदनाशकों का छिड़काव उनके प्रसार को नियंत्रित करने और फसल को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। खरपतवार नियंत्रण मक्का की खेती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि खरपतवार धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अंतिम पैदावार को गंभीर रूप से कम कर सकती है। निराई मैन्युअल रूप से, हाथ के औजारों से या शाकनाशकों का उपयोग करके की जा सकती है। पहली निराई बुवाई के 20 से 25 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। 20 दिनों के बाद दूसरी निराई की जरूरत हो सकती है। बुवाई के ठीक बाद प्री इमरजेंस शाकनाशकों का उपयोग करने से फसल के शुरुआती विकास चरणों के दौरान खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। खेत को साफ रखने से यह सुनिश्चित होता है कि मक्का के पौधों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए सभी जरूरी संसाधन मिले। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले दाने प्राप्त करने के लिए मक्का की कटाई का सही समय जानना महत्वपूर्ण है। फसल आमतौर पर कटाई के लिए तैयार होती है जब भुट्टों का बाहरी आवरण, जिसे छिलका कहते हैं, हरे से पीले भूरे रंग का हो जाता है। भुट्टे के ऊपर के रेशे भी सूखकर भूरे हो जाएंगे। एक और संकेत यह है कि दाने कठोर हो जाते हैं और आप उन्हें अपने नाखून से आसानी से नहीं दबा सकते। इस परिपक्व अवस्था में कटाई यह सुनिश्चित करती है कि दानों में सही नमी हो और वे अपने अधिकतम वजन तक पहुंच गए हों। बहुत जल्दी कटाई करने से दाने सिकुड़ जाते हैं और पैदावार कम होती है, जबकि देरी करने से कीटों और पक्षियों से नुकसान हो सकता है। कटाई की प्रक्रिया में सबसे पहले खड़े पौधों से भुट्टों को तोड़ना शामिल है। कटाई के बाद भुट्टों को इकट्ठा करके एक साफ, सूखे क्षेत्र में ले जाया जाता है।
अगला कदम भुट्टों से छिलके हटाना है, जिसे डीहस्किंग कहा जाता है। एक बार छिलके हटाने के बाद भुट्टों को कई दिनों तक धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। दानों में नमी की मात्रा को लगभग 12 से 14% तक कम करने के लिए उचित सुखाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भंडारण के दौरान फफूंद और कवक के विकास को रोकता है। सूखने के बाद दानों को भुट्टे से अलग किया जाता है, जिसे मैन्युअल रूप से या मक्का छीलने वाली मशीन का उपयोग करके किया जा सकता है। कटाई किए गए मक्का को खराब होने और कीटों से बचाने के लिए उचित भंडारण जरूरी है। सूखे दानों को किसी भी धूल, भूसी या टूटे हुए दानों को हटाने के लिए साफ किया जाना चाहिए। उन्हें फिर साफ, सूखे और हवाबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण के लिए जूट के बैग, धातु के डिब्बे या विशेष रूप से डिजाइन किए गए साइलो का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भंडारण क्षेत्र नमी और कृंतकों से सुरक्षित हो। धूमन या सूखे नीम के पत्तों को दानों के साथ रखने से भंडारण कीटों जैसे घुन को उपज को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे कटाई की गुणवत्ता और बाजार मूल्य तब तक बना रहता है जब तक कि उसे बेचा नहीं जाता। मक्का की खेती किसानों को कई लाभ प्रदान करती है, जिससे यह एक बहुत ही लाभदायक और टिकाऊ विकल्प बन जाती है। भोजन, चारा और औद्योगिक क्षेत्रों में मक्का की उच्च मांग उपज के लिए एक तैयार बाजार और अच्छे दाम सुनिश्चित करती है। उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड किस्मों के विकास ने उत्पादकता और आय में काफी वृद्धि की है। इसके अलावा कटाई के बाद बचे हुए डंठल और पत्तियां, जिन्हें स्टॉवर कहा जाता है, का उपयोग पशुधन के लिए मूल्यवान चारे के रूप में किया जा सकता है, जिससे एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान मक्का से उत्कृष्ट पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परिवारों के लिए बेहतर आजीविका और अधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। मूंगफली, जिसे प्यार से ग्राउंडनट कहा जाता है, वाकई एक कमाल की फसल है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और ग्लोबल खेती में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जहां कई लोग इसे नट समझते हैं, वहीं बॉटनी के हिसाब से यह एक लेग्यूम है जो अपनी कीमती फली को जमीन के अंदर एक अनोखी प्रोसेस, जिसे ज्योकार्पी कहते हैं, से उगाती है। यह दिलचस्प पौधा सिर्फ एक टेस्टी और पॉपुलर स्नैक ही नहीं देता, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक अहम सोर्स भी है। किसानों के लिए यह एक कीमती कैश क्रॉप है जो अलग अलग कंडीशंस में अच्छी पैदावार दे सकती है, जिससे यह कई खेती किसानी वाली इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनी है और खाने की सिक्योरिटी में भी इसका बड़ा रोल है। मूंगफली की खेती सिर्फ बीज बोना ही नहीं है, ये नेचर के साथ एक मुश्किल डांस है जिसमें नॉलेज, सब्र और सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सही मिट्टी तैयार करने से लेकर किसी खास एरिया के लिए सही वैरायटी चुनने तक, हर कदम फाइनल पैदावार और फसल की क्वालिटी तय करने में अहम भूमिका निभाता है। एक छोटे से बीज से लेकर पूरी तरह से तैयार फलियों से भरे पौधे तक मूंगफली का सफर खेती के अजूबों का एक सबूत है। इसकी लाइफ साइकिल और जरूरतों को समझना किसी भी किसान के लिए पहला कदम है, जो हर छोटे खोल में छुपी पूरी इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है, जिससे यह छोटे और बड़े कमर्शियल किसानों दोनों के लिए एक फायदेमंद काम बन जाता है। मूंगफली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। सीधे रोस्टेड नट्स या पीनट बटर के तौर पर खाने के अलावा यह हाई क्वालिटी कुकिंग ऑयल का एक प्राइमरी सोर्स है, जिसे इसके हाई स्मोक पॉइंट और हल्के फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है। तेल निकालने के बाद बचा हुआ प्रोडक्ट, जिसे पीनट केक कहते हैं, जानवरों के लिए प्रोटीन से भरपूर चारे का काम करता है, जिससे फसल का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। यह मल्टी टैलेंट मूंगफली की खेती को एक बहुत टिकाऊ और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है। यह प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समेत एक बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और कई देशों, खासकर एशिया और अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बहुत ज्यादा योगदान होता है। यह गाइड किसानों को सफल मूंगफली की खेती का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू देने के लिए डिजाइन की गई है। हम आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस और मिट्टी तैयार करने से लेकर बुवाई, सिंचाई और पेस्ट मैनेजमेंट के सबसे अच्छे तरीकों तक सब कुछ जानेंगे। हम कटाई, सुखाने और सही स्टोरेज के अहम फाइनल स्टेज पर भी गौर करेंगे, ताकि पैदावार और प्रॉफिट देने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इन आजमाई टेक्निक्स और प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके किसान अपनी मूंगफली की खेती के सफर पर आत्मविश्वास से निकल सकते हैं।
जिससे एक अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो, जिससे उनके परिवारों, उनके समुदायों और बड़ी इकोनॉमी को फायदा होगा। हमारा लक्ष्य आपको एक सफल फसल के लिए जरूरी नॉलेज से सशक्त करना है। किसी भी सफल मूंगफली की फसल की बुनियाद एक भी बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह एनवायरनमेंट से शुरू होती है। मूंगफली गर्म, धूप वाले मौसम में अच्छी पनपती है, जिसके लिए एक लंबा, पाला रहित बढ़ने वाला सीजन चाहिए होता है, जो कम से कम 120 से 150 दिनों का हो। यह मूल रूप से एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पौधा है, जिसे अच्छी ग्रोथ और फली के डेवलपमेंट के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच लगातार तापमान की जरूरत होती है। बढ़ने वाले सीजन के दौरान लगभग 500 से 700 मिलीमीटर की पर्याप्त, अच्छी तरह से बंटी हुई बारिश आइडियल होती है, खासकर फूल आने और पैगिंग के स्टेज के दौरान। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि फाइनल मैचुरेशन और कटाई के दौरान मौसम सूखा रहे, ताकि फली सड़ने से बचे और अच्छी क्वालिटी की पैदावार सुनिश्चित हो। मिट्टी का चुनाव भी उतना ही जरूरी है। मूंगफली अच्छी तरह से सूखी हुई, हल्की बनावट वाली रेतीली दोमट या दोमट रेतीली मिट्टी पसंद करती है, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच हो। भारी चिकनी मिट्टी आमतौर पर ठीक नहीं होती, क्योंकि वे खूंटियों, जो जमीन में उगकर फली बनाती है, के अंदर जाने में रुकावट डाल सकती है और कटाई को बहुत मुश्किल बना सकती है, जिससे बड़ी संख्या में फलियां जमीन में छूट जाती है। मिट्टी ढीली और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जड़ों का विकास और खूंटियों का अंदर जाना आसान हो। सही जमीन की तैयारी, जिसमें गहरी जुताई और हैरोइंग शामिल है, एक महीन जुताई बनाने के लिए जरूरी है, जो इन अहम ग्रोथ स्टेज को आसान बनाती है। सही मूंगफली की वैरायटी चुनना एक अहम फैसला है, जो सीधे पैदावार, मार्केट में बिकने की क्षमता और लोकल कीटों और बीमारियों के खिलाफ रेसिस्टेंस पर असर डालता है। वैरायटी को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: बंच, जिसे स्पेनिश या वलेंसिया भी कहा जाता है, और रनर, जिसे वर्जीनिया भी कहा जाता है। बंच टाइप सीधे, कॉम्पैक्ट रूप में उगते हैं, जल्दी परिपक्व होते हैं और आमतौर पर काटना आसान होता है। दूसरी ओर रनर टाइप फैलने वाले होते हैं, आमतौर पर परिपक्व होने में ज्यादा समय लेते हैं और अक्सर ज्यादा पैदावार देते हैं। किसानों को ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो उनके लोकल मौसम, मिट्टी के प्रकार और इच्छित बाजार के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो, चाहे वह तेल उत्पादन के लिए हो, कन्फेक्शनरी के उपयोग के लिए हो या सीधे बिक्री के लिए हो। कुछ प्रमुख और व्यापक रूप से खेती की जाने वाली मूंगफली की वैरायटी में TG37A, काडिरी 6, TG20 और TMV7 शामिल है, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैरायटी में ज्यादा तेल की मात्रा होती है, जिससे वे निष्कर्षण इंडस्ट्री के लिए एकदम सही होती है, जबकि अन्य को उनके बड़े, एक समान दानों के लिए जाना जाता है, जिनकी स्नैक फूड मार्केट को जरूरत होती है। कई कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार नई, बेहतर वैरायटी विकसित कर रहे हैं, जो बेहतर सूखे के प्रति सहनशीलता, ज्यादा पैदावार और रस्ट और लीफ स्पॉट जैसी आम बीमारियों के खिलाफ बढ़ी हुई रेसिस्टेंस प्रदान करती है। अपने खास खेती की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त और लाभदायक वैरायटी की पहचान करने के लिए लोकल कृषि विस्तार अधिकारियों से सलाह लेना हमेशा एक समझदारी भरा कदम है। बुवाई का समय और तरीका एक स्वस्थ और एक समान पौधों की संख्या स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है, जो एक अच्छी उपज वाली मूंगफली की फसल की नींव है। मॉनसून वाले क्षेत्रों में बुवाई का आदर्श समय बारिश के शुरू होने के साथ होता है, आमतौर पर जून या जुलाई में बारिश पर निर्भर फसल के लिए। सिंचित फसलों के लिए बुवाई जनवरी या फरवरी में गर्मियों के मौसम के लिए की जा सकती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीजों को बुवाई से पहले एक उपयुक्त फंगस नाशक और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, ताकि बीज जनित बीमारियों से बचाव हो सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाया जा सके, जो इस फलीदार फसल के लिए बहुत जरूरी है। बुवाई के तरीके की बात करें तो छिड़काव और लाइन बुवाई दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन और ज्यादा उपज के लिए लाइन बुवाई की बहुत ज्यादा सलाह दी जाती है। बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, ताकि वे नम मिट्टी के संपर्क में रहे। आमतौर पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखने की सलाह दी जाती है, जो वैरायटी, बंच या रनर प्रकार और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है। सही पौधों की आबादी बनाए रखना जरूरी है।
बहुत कम होने पर उपज की क्षमता कम हो जाती है, बहुत घने होने पर प्रतिस्पर्धा और बीमारी को बढ़ावा मिलता है, जिससे आखिरकार फसल का पूरा स्वास्थ्य खराब होता है। मूंगफली के पौधों को उनके पूरे विकास चक्र में पोषण देने के लिए उचित पोषक तत्व प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जबकि मूंगफली अपनी नाइट्रोजन को ठीक कर सकती है, नाइट्रोजन की एक छोटी शुरुआती खुराक अक्सर फायदेमंद होती है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम भी। मिट्टी का परीक्षण सटीक उर्वरक आवश्यकताओं का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन एक सामान्य सिफारिश यह है कि भूमि तैयार करते समय खेत की खाद या खाद का उपयोग करें, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्व विशेष रूप से कैल्शियम और सल्फर फली के विकास और तेल के संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, जिसे अक्सर जिप्सम के रूप में लगाया जाता है, को बुवाई के लगभग 45 दिनों के बाद पेगिंग जोन की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। लगातार और सावधानी पूर्वक सिंचाई सफल मूंगफली की खेती का एक और स्तंभ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश अनियमित होती है। फसल में पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता के चरण होते हैं, जिनमें 1 फूल आना, 2 पेगिंग 3 और फली का बनना शामिल है। इन अवधियों के दौरान सिंचाई प्रदान करने से मूंगफली की उपज और गुणवत्ता में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। हालांकि जलभराव से हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ रोग हो सकते हैं और फली के विकास में बाधा आ सकती है। खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है, खासकर विकास के पहले 45 दिनों के दौरान, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों और धूप के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करता है। मैन्युअल निराई और प्री-इमर्जेंस हर्बिसाइड्स के उपयोग का संयोजन इस खतरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। कटाई का सही समय जानना एक ऐसी स्किल है जो सीधे मुनाफे में बदल जाती है। बहुत जल्दी कटाई करने से कच्चे, सिकुड़े हुए दाने और कम उपज मिलती है, जबकि कटाई में देरी करने से फलियां खूंटियों से अलग होकर मिट्टी में रह सकती हैं, या अगर नमी मौजूद हो तो खेत में ही अंकुरित भी हो सकती है। परिपक्वता के सबसे भरोसेमंद संकेतों में पत्तियों का पीला पड़ना, पुरानी पत्तियों पर धब्बे पड़ना और खोल के अंदर का रंग गहरा होना शामिल है। एक साधारण परीक्षण यह है कि कुछ नमूना पौधों को खींचकर उनकी फलियों को छीलें। यदि खोल के अंदर का रंग गहरा भूरा या काला हो गया है और दाने मोटे हैं, तो फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई की प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण शामिल हैं, उठाना और चुनना। सबसे पहले पौधों को जमीन से सावधानी से उठाया जाता है, या तो हाथ के औजारों का उपयोग करके, मैन्युअल रूप से, या डिगर शेककर से मशीनी तौर पर। यह तब करना जरूरी है जब मिट्टी में सही मात्रा में नमी हो, न तो बहुत गीली और न ही बहुत सूखी, ताकि फली के नुकसान को कम किया जा सके। उठाने के बाद पौधों को आमतौर पर कुछ दिनों के लिए खेत में पंक्तियों में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे मुरझा जाएं और आंशिक रूप से सूख जाएं। यह शुरुआती सुखाने से फलियों को पौधों से अलग करना आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया को चुनना या थ्रेशिंग कहा जाता है, जिसे हाथ से या मैकेनिकल थ्रेशर से भी किया जा सकता है। मूंगफली की गुणवत्ता और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उचित सुखाने और क्योरिंग शायद कटाई के बाद के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ताजी काटी गई फलियों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 35 से 40%, जिसे सुरक्षित भंडारण के लिए 10% से कम करना जरूरी है। यह आमतौर पर कई दिनों तक साफ सतह पर फलियों को धूप में सुखाकर किया जाता है। उन्हें नियमित रूप से पलटा जाता है ताकि एक समान सुखाने सुनिश्चित हो सके। अपर्याप्त सुखाने से एफ्लेटॉक्सिन का विकास हो सकता है, जो एस्परगिलस फंगस द्वारा उत्पादित एक जहरीला यौगिक है जो बेहद हानिकारक है और पूरे बैच को बेचने लायक नहीं बना सकता है। उचित क्योरिंग मूंगफली के स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। एक बार सूख जाने के बाद मूंगफली को नमी, कीटों और चूहों से बचाने के लिए सही ढंग से स्टोर किया जाना चाहिए। उन्हें साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार बोरी या डिब्बे में एक सुरक्षित भंडारण सुविधा में स्टोर किया जाना चाहिए। किसान बाजार की गतिशीलता को समझकर अपनी आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। कटाई के तुरंत बाद बेचने के बजाय जब कीमतें आमतौर पर कम होती हैं, तो उपज को स्टोर करना और ऑन ऑफ सीजन के दौरान बेचना बहुत बेहतर कीमत दे सकता है। इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर समय पर कटाई और उचित सुखाने से लेकर स्मार्ट भंडारण और मार्केटिंग तक, किसान अपनी कड़ी मेहनत को वास्तव में
एक पुरस्कृत और लाभदायक उद्यम में बदल सकते हैं, जिससे आने वाले वर्षों के लिए उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाजरा की खेती के बारे में। बाजरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है जिसे हम सब जानते हैं। यह भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में पर्ल मिलेट भी कहते हैं। यह एक मोटा अनाज है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, प्रोटीन और फाइबर। यह हमें ताकत देता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। बाजरा की रोटी खाने में स्वादिष्ट होती है और शरीर को गर्मी देती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह फसल हमारे देश की पुरानी फसलों में से एक है। बाजरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम पानी में भी उग सकता है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ के किसानों के लिए बाजरा एक वरदान की तरह है। यह फसल बहुत ही सहनशील होती है। तेज गर्मी हो या सूखी मिट्टी, बाजरा इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकता है। इसी वजह से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती बहुत लोकप्रिय है। बाजरा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसका हरा चारा पशुओं को खिलाया जाता है जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और दूध भी अच्छा देते हैं। बाजरा की फसल किसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसकी खेती में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इसे उगाने के लिए बहुत महंगे बीज या खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। यह फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आमतौर पर यह 3 से 4 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इससे किसानों को जल्दी आमदनी मिल जाती है। बाजरा की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। लोग इसे खाने के लिए खरीदते हैं और पशुओं के चारे के लिए भी इसकी बहुत मांग होती है। इसीलिए किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है और उन्हें अच्छा दाम भी मिल जाता है। आजकल सरकार भी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छे हैं। इनकी खेती में पानी की बचत होती है और रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी कम होता है। इससे हमारी जमीन की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। बाजरा की खेती करके किसान न केवल अच्छी कमाई कर सकते हैं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आने वाले समय में बाजरा की खेती का महत्व और भी बढ़ने वाला है, इसलिए इसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बाजरा की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बाजरा के लिए हल्की और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरह की मिट्टी में पानी आसानी से नीचे चला जाता है और जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। भारी या चिकनी मिट्टी में बाजरा की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी जमा हो जाता है जिससे फसल की जड़ें सड़ सकती हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो पाए। अब बात करते हैं जलवायु की। बाजरा एक गर्म मौसम की फसल है। इसे उगने के लिए अच्छी धूप और गर्मी की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। ये फसल सूखा सहन करने की क्षमता रखती है, इसलिए कम बारिश वाले इलाकों के लिए यह बहुत उपयुक्त है। हालांकि जब फसल में दाने बन रहे होते हैं उस समय हल्की बारिश या नमी का होना बहुत फायदेमंद होता है। इससे दाने मोटे और वजनदार होते हैं। बहुत ज्यादा ठंड या पाला बाजरा की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसकी बुवाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है। सही बीज का चुनाव करना अच्छी फसल की नींव होती है। हमें हमेशा उन्नत किस्म के बीजों का ही चुनाव करना चाहिए। उन्नत किस्में वे होती हैं जो 1 ज्यादा पैदावार देती हैं, 1 रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं, 1 और जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों ने कई अच्छी किस्में विकसित की हैं। कुछ लोकप्रिय किस्मों में पूसा 322, HHB 67 और RH 170-7 शामिल है। बीज खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि बीज प्रमाणित हो और किसी विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। बीज की थैली पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। बीज का चुनाव करते समय हमें अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। हर किस्म हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वे आपको बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी रहेगी। बीज बोने से पहले बीजों का उपचार करना भी बहुत जरूरी है। इससे बीज से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
और अंकुरण भी अच्छा होता है। सही मिट्टी, सही जलवायु और सही बीज का चुनाव करके हम बाजरा की बम्पर पैदावार की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। एक बार जब हमने सही मिट्टी और बीज का चुनाव कर लिया, तो अगला कदम है खेत को अच्छी तरह से तैयार करना। खेत की तैयारी अच्छी फसल का आधार है। सबसे पहले गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर छिपे कीड़े और खरपतवार के बीज धूप में आकर मर जाते हैं। इससे मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पहली जुताई के बाद खेत को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद बारिश शुरू होने से पहले खेत में 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर चलाना चाहिए। हर जुताई के बाद पाटा लगाना न भूलें, ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। खेत की तैयारी के समय ही हमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 टन गोबर की खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। ये खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और फसल को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करती है। गोबर की खाद को आखिरी जुताई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या है, तो आखिरी जुताई के समय दीमक नाशक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया खेत ये सुनिश्चित करता है कि बीजों का अंकुरण अच्छा हो और पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सके, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। अब बात आती है बीज बोने की। बाजरा की बुआई का सही समय मानसून की पहली बारिश के साथ ही होता है। आमतौर पर जुलाई का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 15 जुलाई के बीच का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। देर से बुआई करने पर फसल की पैदावार कम हो सकती है और उसमें बीमारियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। बीज बोने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है छिड़काव विधि और दूसरा है कतार में बुआई। कतार में बुआई करना हमेशा बेहतर होता है। इससे निराई गुड़ाई करने, खाद डालने और सिंचाई करने में आसानी होती है। साथ ही पौधों को बराबर मात्रा में धूप, हवा और पानी मिलता है। कतार में बुआई करने के लिए हमें कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो उसका अंकुरण ठीक से नहीं हो पाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई के लिए सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। इससे बीज सही दूरी और सही गहराई पर बोया जाता है। अगर सीड ड्रिल उपलब्ध नहीं है तो हल के पीछे कूंड में भी बीज बोया जा सकता है। सही तरीके से बुवाई करना अच्छी पैदावार की गारंटी देता है। बाजरा की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बाजरा की खेती बारिश पर आधारित होती है। अगर मानसून की बारिश समय पर और अच्छी होती है तो अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर लंबे समय तक बारिश न हो और खेत में नमी की कमी हो जाए तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। फसल की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली महत्वपूर्ण अवस्था है कल्ले फूटने का समय, जो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आती है। इस समय हल्की सिंचाई करने से पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बालियां निकलने और दाना भरने का समय। ये अवस्था बुवाई के लगभग 50 से 60 दिन बाद आती है। इस समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है तो बालियां छोटी रह जाती हैं और दाने ठीक से नहीं भर पाते, जिससे पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर बारिश नहीं हो रही है तो इस समय एक सिंचाई जरूर करनी चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी जमा न हो। टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करना पानी बचाने और फसल को सही मात्रा में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं खाद प्रबंधन की। अच्छी पैदावार के लिए फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व देना बहुत जरूरी है। खेत की तैयारी के समय हमने गोबर की खाद डाली थी, जो बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा हमें रासायनिक खादों का भी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बाजरा की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय ही खेत में डाल देनी चाहिए। बाकी बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग का मतलब है खड़ी फसल में खाद डालना। यह हमें बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद करना चाहिए।
जब हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं। इस समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि खाद पौधों को आसानी से मिल सके। खाद डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खाद सीधे पौधों की पत्तियों पर न गिरे, बल्कि जड़ों के पास मिट्टी में मिलाई जाए। सही समय पर और सही मात्रा में खाद का उपयोग करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं, उनकी बढ़वार अच्छी होती है और हमें बम्पर पैदावार मिलती है। फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले हमें खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरपतवार वे फालतू पौधे होते हैं जो हमारी मुख्य फसल के साथ उग आते हैं। ये पौधे हमारी फसल के हिस्से का पानी, पोषक तत्व और धूप ले लेते हैं, जिससे फसल कमजोर हो जाती है और पैदावार भी घट जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ये काम हाथ से, खुरपी की मदद से किया जा सकता है। अगर खेत बड़ा है तो कतारों के बीच में हल या कल्टीवेटर चलाकर भी खरपतवार निकाले जा सकते हैं। कतार में बुवाई करने का यह एक बड़ा फायदा है। अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाएं, तो हम रासायनिक खरपतवार नाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बुवाई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण से पहले एट्राजिन जैसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। यह दवा मिट्टी में मौजूद खरपतवार के बीजों को उगने से रोकती है। अगर फसल उगने के बाद भी खरपतवार आ जाए तो 2,4-D जैसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। वैसे कोई भी रासायनिक दवा का उपयोग करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दवा का छिड़काव करते समय सही मात्रा का ध्यान रखें और सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने जरूर पहनें। साफ सुथरा खेत अच्छी फसल की पहचान है। अब बात करते हैं बाजरा की फसल में लगने वाले रोगों की। बाजरा का एक मुख्य रोग है अरगट या चिपका रोग। इस रोग में बालियों से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, जो बाद में काला पड़ जाता है। इससे दाने नहीं बन पाते हैं। इस रोग से बचने के लिए बुवाई से पहले बीजों को नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। एक और मुख्य रोग है डाउनी मिल्ड्यू या जोगिया रोग। इसमें पत्तियों पर हरी पीली धारियां बन जाती हैं और पत्तियों के नीचे सफेद रुई जैसी फफूंद लग जाती है। इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। रोगों के अलावा कुछ कीड़े भी बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तना छेदक कीट एक प्रमुख कीट है, जिसकी सूंडी तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देती है, जिससे पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दीमक भी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए खेत की तैयारी के समय ही दीमकनाशक का उपयोग करना चाहिए। फसल की नियमित रूप से निगरानी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रोग या कीट का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका नियंत्रण करना चाहिए, ताकि वह पूरी फसल में न फैल सके। बुवाई के बाद बाजरा का पौधा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले कुछ हफ्तों में पौधे की जड़ें विकसित होती हैं और वह जमीन में अपनी पकड़ मजबूत करता है। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद पौधे में कल्ले फूटने लगते हैं, यानी एक ही पौधे से कई शाखाएं निकलने लगती हैं। जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां लगेंगी और पैदावार भी उतनी ही अच्छी होगी। इस समय निराई गुड़ाई और सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की लंबाई तेजी से बढ़ती है। लगभग 50 से 60 दिनों में पौधे के ऊपरी सिरे पर बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बालियां निकलने के बाद उनमें फूल आते हैं और फिर दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय को दूधिया अवस्था कहते हैं, क्योंकि दानों के अंदर दूध जैसा तरल पदार्थ भरा होता है। इस अवस्था में खेत में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि दाने अच्छे से भर सकें। धीरे धीरे यह तरल पदार्थ सख्त होकर दाने का रूप ले लेता है। बाजरा की फसल आमतौर पर 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब बालियों के दाने सख्त हो जाएं और पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। सही समय पर कटाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कटाई में देरी करते हैं तो दाने बालियों से झड़ने लगते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पक्षी भी पकी हुई फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जैसे ही फसल तैयार हो, उसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। कटाई के लिए तेज धार वाली दरांती का उपयोग किया जाता है। कटाई 2 तरीकों से की जा सकती है। पहले तरीके में सिर्फ बाजरे की बालियों को काटा जाता है और पौधे के बाकी हिस्से को बाद में चारे के लिए काटा जाता है। दूसरे तरीके में पूरे पौधे को जमीन से थोड़ा ऊपर से काट लिया जाता है। कटाई के बाद पौधों के गट्ठर बनाकर खेत में ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कटाई के बाद अगला कदम होता है घाई या थ्रेसिंग का।
जब बालियां अच्छी तरह से सूख जाएं, तो उनमें से दानों को अलग किया जाता है। इसके लिए बालियों को किसी साफ और पक्के फर्श पर फैलाकर डंडों से पीटा जाता है या फिर बैलों को उनके ऊपर चलाया जाता है। आजकल ये काम थ्रेसर मशीन की मदद से बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। थ्रेसर मशीन दानों को भूसे से अलग कर देती है। घाई के बाद दानों को हवा में उड़ाकर या पंखे की मदद से साफ किया जाता है ताकि उनमें से धूल, मिट्टी और हल्का कचरा निकल जाए। साफ किए हुए दानों को बोरियों में भरने से पहले अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। फसल की कटाई और गहाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अनाज का सही तरीके से भंडारण करना। अगर भंडारण ठीक से न किया जाए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। नमी और कीड़े भंडारण के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए बाजरा के दानों को बोरियों में भरने से पहले उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन तक तेज धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी की जांच करने का एक आसान तरीका है, जब आप दाने को दांतों के बीच दबाएं और वह कट की आवाज के साथ टूट जाए तो समझ लीजिए कि दाना भंडारण के लिए तैयार है। भंडारण के लिए हमेशा साफ सुथरी और सूखी जगह का चुनाव करना चाहिए। गोदाम या कमरे की दीवारों और फर्श पर कोई दरार नहीं होनी चाहिए। भंडारण से पहले कमरे में कीटनाशक का छिड़काव करके उसे कीटाणुरहित कर लेना चाहिए। बाजरा को जूट की नई बोरियों में भरकर रखना सबसे अच्छा होता है। बोरियों को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि लकड़ी के तख्तों या ईंटों के ऊपर रखना चाहिए। बोरियों को दीवार से भी कम 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए ताकि हवा का संचार बना रहे। समय समय पर गोदाम का निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि कीड़ों या चूहों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अब बात आती है फसल को बेचने की। किसान अपनी उपज को स्थानीय अनाज मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं। मंडी में ले जाने से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज का दाम हमेशा अच्छा मिलता है। मंडी में कई व्यापारी होते हैं और किसान अपनी फसल उस व्यापारी को बेच सकता है जो सबसे अच्छी कीमत दे रहा हो। सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बाजरा की खरीद करती है। किसान अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्रों पर ले जाकर भी बेच सकते हैं। MSP ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित मूल्य मिले। कुछ किसान सीधे उपभोक्ताओं या छोटे व्यापारियों को भी अपनी फसल बेचते हैं। इससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिल जाता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। आजकल किसान उत्पादक संगठन यानी FPO भी बन रहे हैं। कई किसान मिलकर अपना संगठन बनाते हैं और अपनी उपज को एक साथ बेचते हैं। इससे उन्हें बेहतर मोलभाव करने की ताकत मिलती है और वे अपनी उपज को सीधे बड़ी कंपनियों या प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकते हैं। सही समय पर और सही जगह पर फसल बेचने से किसान अपनी मेहनत का अच्छा फल पा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बाजरा की खेती भले ही आसान मानी जाती है, लेकिन इसमें भी किसानों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है मौसम की अनिश्चितता। बाजरा की फसल काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश बहुत कम होती है तो सूखा पड़ जाता है और फसल की बढ़वार रुक जाती है। वहीं अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो खेत में पानी भर जाता है, जिससे जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। इस समस्या का समाधान यह है कि खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही सूखा सहन करने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। स्प्रिंकलर या टपक सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करके भी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है खरपतवारों का प्रकोप। खरपतवार बाजरा की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे फसल के पोषक तत्व और पानी सोख लेते हैं, जिससे पैदावार में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर पहली निराई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। कतारों में बुवाई करने से निराई गुड़ाई का काम आसान हो जाता है। यदि मजदूरों की कमी हो तो रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। खेत को साफ सुथरा रखना इस समस्या का सबसे अच्छा हल है। कीट और रोग भी बाजरा की खेती में एक गंभीर समस्या है। अरघट, जोगिया रोग, तना छेदक कीट और दीमक जैसी समस्याएं फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन यानी IPM अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ रासायनिक दवाओं पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि सभी तरीकों का मिला जुला उपयोग करना है। हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए।
बीजों को बोने से पहले उपचारित करना चाहिए, खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। एक और समस्या जो किसानों को परेशान करती है वह है पक्षियों द्वारा होने वाला नुकसान। जब बालियों में दाने भरने लगते हैं तो तोते, गौरैया और दूसरे पक्षी उन पर हमला कर देते हैं और दानों को खा जाते हैं। इससे काफी नुकसान होता है। इस समस्या से बचने के लिए किसान कई पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, जैसे खेत में मचान बनाकर बैठना और आवाज करके पक्षियों को उड़ाना। कुछ किसान खेत में चमकीली पट्टियां या पुराने कैसेट के टेप बांध देते हैं जो हवा में हिलकर और चमककर पक्षियों को डराते हैं। खेत के चारों ओर जाल लगाना भी एक कारगर उपाय है। हालांकि यह थोड़ा महंगा हो सकता है। समय पर कटाई करना भी पक्षियों से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि बाजरा की खेती भारतीय किसानों, विशेषकर उन किसानों के लिए जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, एक बहुत ही लाभकारी और टिकाऊ विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक बहुत ही मजबूत और सहनशील फसल है। यह तेज गर्मी और सूखे की स्थिति को भी झेल सकती है, जहां दूसरी फसलें खराब हो जाती हैं। इसकी खेती में लागत भी कम आती है। इसे बहुत ज्यादा पानी, महंगी खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। बाजरा की खेती किसानों को दोहरा लाभ देती है। इससे न केवल खाने के लिए पौष्टिक अनाज मिलता है, बल्कि पशुओं के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला हरा और सूखा चारा भी प्राप्त होता है। जिन किसानों के पास पशुधन है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। वे चारे पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं और पशुओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। बाजरा की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को साल में दूसरी फसल लेने का भी मौका मिल जाता है। वे बाजरा काटने के बाद खेत में सरसों या चने जैसी रबी की फसलें उगा सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में और भी वृद्धि होती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है, बाजरा जैसी फसलों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये फसलें पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनकी खेती में पानी की खपत कम होती है, जिससे हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों की बचत होती है। इनमें रासायनिक खादों का कम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहता है। सरकार भी अब मोटे अनाजों को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा दे रही है और इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे बाजार में बाजरा की मांग बढ़ी है और किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को बाजरा की खेती को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए। नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि उन्नत बीजों का चुनाव, कतार में बुवाई, संतुलित खाद का उपयोग और सही समय पर सिंचाई करके, वे बाजरा की पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं। बाजरा की खेती न केवल उनकी आय को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके परिवार के पोषण, उनके पशुओं के स्वास्थ्य और हमारी धरती की सेहत में भी सुधार लाएगी। ये वास्तव में एक ऐसी फसल है जो किसानों के लिए समृद्धि और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे अनाज की खेती को बढ़ावा दें। राम राम किसान भाइयों, आज हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन एक बहुत जरूरी फसल है। इसे कैश क्रॉप कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सकती है। हमारे देश में बहुत से किसान हर साल सोयाबीन उगाते हैं। यह एक तरह की दलहनी फसल है। यह तिलहन वाली कैटेगरी में आती है। इससे हमें अच्छी क्वालिटी का तेल और प्रोटीन मिलता है। मार्केट में सोयाबीन की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई चीजों में होता है। इसे खाना बनाने वाले तेल, सोया दूध, टोफू और जानवरों के चारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह हमारे लिए एक फायदेमंद ऑप्शन है। सोयाबीन हमारी मिट्टी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। यह एक दलहनी पौधा है। इसका मतलब है कि इसकी जड़ों में खास गांठें होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं। वे इस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं। इससे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो जब आप सोयाबीन उगाते हैं तो आप अगली फसल के लिए अपनी जमीन को भी बेहतर बना रहे होते हैं। इससे महंगे नाइट्रोजन वाले खाद की जरूरत कम हो जाती है। यह हमारे खेतों को लंबे समय तक हेल्दी और प्रोडक्टिव रखने का एक नेचुरल तरीका है। यह हम सभी किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है। आपको सोयाबीन उगाने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, इसका ग्रोइंग सीजन छोटा होता है। आप इसे लगभग 90 से 120 दिनों में काट सकते हैं। इससे आप उसी साल में दूसरी फसल की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा,
सोयाबीन का मार्केट प्राइस आमतौर पर स्टेबल और अच्छा रहता है। तेल मिलों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से हमेशा डिमांड रहती है। तीसरा, सरकार भी सोयाबीन किसानों को सपोर्ट करती है। वे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP देती है। यह हमें एक सेफ्टी नेट देता है। यह हमें मार्केट में बड़ी कीमत गिरने से बचाता है। सोयाबीन उगाने का सबसे अच्छा समय खरीफ सीजन है। यह मॉनसून का सीजन होता है। बुवाई आमतौर पर जून या जुलाई में पहली बारिश के साथ शुरू होती है। फसल को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए गर्म और नमी वाले मौसम की जरूरत होती है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। इसे अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान अच्छी बारिश की जरूरत होती है। लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर बारिश एकदम सही होती है। हालांकि फूल आने या फली भरने के स्टेज के दौरान भारी बारिश नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हमें यह पक्का करना चाहिए कि हमारे खेतों में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो। इससे खेत में पानी जमा नहीं होगा और फसल को नुकसान नहीं होगा। सोयाबीन की अच्छी फसल पाने के लिए हमें खेत को सही तरीके से तैयार करना होगा। जमीन को अच्छी तरह से जोतना चाहिए। आपको गर्मियों में एक गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2 या 3 बार कल्टीवेटर या हैरो का इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी बारीक और ढीली हो जाएगी। खेत को लेवल करना बहुत जरूरी है। एक लेवल खेत यह पक्का करता है कि सिंचाई के दौरान पानी बराबर फैले। यह बीजों के बेहतर जर्मिनेशन में भी मदद करता है। खेत से सभी खरपतवार और पुरानी फसल के बचे हुए हिस्से हटा दें। एक साफ खेत एक हेल्दी फसल की तरफ पहला कदम है। यह तैयारी सोयाबीन की जड़ों को गहरा और मजबूत बढ़ने में मदद करती है। सोयाबीन की सही वैरायटी चुनना बहुत जरूरी है। चुनाव आपके लोकल क्लाइमेट और मिट्टी के टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ पॉपुलर ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज JS 335, JS 9560, JS 2034 और NRC 37 हैं। JS 335 एक बहुत उगाई जाने वाली वैरायटी है। यह लगभग 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। JS 9560 एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। यह सिर्फ 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाती है। NRC वैरायटीज कुछ पेस्ट्स और बीमारियों के लिए अपनी रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। हमेशा अपने लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस या कृषि विज्ञान केंद्र KVK से सलाह लें। वे आपको बता सकते हैं कि आपके खास एरिया के लिए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है। एक अच्छी वैरायटी आपकी पैदावार को काफी बढ़ा सकती है। खेत तैयार करने और वैरायटी चुनने के बाद अगला स्टेप बीज का सिलेक्शन और ट्रीटमेंट है। हमेशा एक भरोसेमंद सोर्स से सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी के बीजों में जर्मिनेशन रेट ज्यादा होगा। बीज की दर आमतौर पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। यह बीज के साइज और बुवाई के तरीके के आधार पर बदल सकता है। बुवाई से पहले बीजों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उन्हें थिरम या कार्बेंडाजिम जैसे फंगिसाइड से ट्रीट करें। यह छोटे पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। उसके बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करें। यह बेहतर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। यह आपकी फसल की ग्रोथ को बढ़ाने का एक सस्ता तरीका है। बुवाई सही समय पर और सही तरीके से करनी चाहिए। बुवाई का सबसे अच्छा समय जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते तक है। बुवाई में देरी से आखिरी पैदावार कम हो सकती है। बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए। इससे बाद में निराई और दूसरे काम करना आसान हो जाता है। बुवाई के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करें। पंक्तियों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। एक पंक्ति के अंदर पौधों के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा गहरा बोते हैं तो वे सही से उग नहीं सकते। सही बुवाई एक अच्छी पौधे की संख्या पाने की कुंजी है। सोयाबीन की अच्छी फसल के लिए सही न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। सोयाबीन को उर्वरकों की बैलेंस डोज की जरूरत होती है। भले ही यह अपनी नाइट्रोजन खुद ठीक करती है, फिर भी थोड़ी सी स्टार्टर डोज मददगार होती है। बुआई के समय आपको उर्वरक डालना चाहिए। एक जनरल रिकमेंडेशन यह है कि लगभग 8 से 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 से 32 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ का इस्तेमाल करें। साथ ही सोयाबीन को सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है। प्रति एकड़ लगभग 8 किलोग्राम सल्फर डालने से पैदावार और तेल की मात्रा दोनों बढ़ सकती है। अपनी मिट्टी की जांच करवाना सबसे अच्छा है।
मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपके खेत को किन पोषक तत्वों की जरूरत है। इससे पैसे बचते हैं और फसल की सेहत में सुधार होता है। सोयाबीन की खेती के लिए पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यह फसल ज्यादातर मॉनसून के दौरान बारिश पर डिपेंड रहने वाली फसल के रूप में उगाई जाती है। हालांकि सूखे के दौर भी आ सकते हैं। अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो आपको सिंचाई करनी होगी। पानी के लिए जरूरी स्टेज फूल आने और फली भरने की है। इन समयों पर नमी की कमी आपकी पैदावार को काफी कम कर सकती है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इन स्टेजेस के दौरान 1 या 2 हल्की सिंचाई दें, लेकिन सावधान रहे, खेत में पानी जमा न होने दें। सोयाबीन के पौधे जल भराव के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। भारी बारिश के बाद खेत से ज्यादा पानी निकालने के लिए एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण सोयाबीन की खेती में एक बहुत जरूरी काम है। खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए फसल के साथ कंपटीशन करते हैं। वे पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। आप खरपतवारों को 2 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्युअल तरीके से या हर्बिसाइड्स से। 2 मैन्युअल निराई की सिफारिश की जाती है। पहली बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी बुवाई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। अगर आपके पास बड़ा खेत है तो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना आसान हो सकता है। आप बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन जैसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में उगने वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप इमाजेथापायर जैसे पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फसलों की तरह सोयाबीन पर भी कीटों और बीमारियों का हमला होता है। हमें चौकस रहना चाहिए। आम कीटों में गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई और पॉड बोरर शामिल हैं। आप उन्हें कंट्रोल करने के लिए थाइमेथोक्साम या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जैसे रेकमेंडेड कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। हमेशा सही डोज का पालन करें। आम बीमारियां रस्ट, पीला मोज़ेक वायरस और एंथ्रेक्नोज हैं। बीमारियों से बचने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज का इस्तेमाल करें और अपने बीजों को ट्रीट करें। अगर आपको पीले मोज़ेक वायरस के लक्षण दिखते हैं जो सफेद मक्खियों से फैलता है तो आपको तुरंत सफेद मक्खियों को कंट्रोल करना चाहिए। नीम के तेल का छिड़काव एक अच्छा ऑर्गेनिक ऑप्शन है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM लंबे समय तक कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है। अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन पाने के लिए कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। फसल कटाई के लिए तब तैयार होती है जब पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। फलियां भी हरे से पीले या भूरे रंग में बदल जाएंगी। जब आप एक पूरी तरह से तैयार पौधे को हिलाते हैं तो बीजों को फलियों के अंदर खड़खड़ाहट करनी चाहिए। यह एक अच्छा संकेत है कि फसल तैयार है। कटाई तब करनी चाहिए जब बीजों में नमी की मात्रा लगभग 15% हो। कटाई में देरी न करें। अगर आप बहुत देर तक इंतजार करते हैं तो फलियां खेत में टूट सकती है, जिससे अनाज का नुकसान हो सकता है। समय पर कटाई से ज्यादा पैदावार और बेहतर क्वालिटी मिलती है। कटाई मैन्युअल तरीके से या मशीन से की जा सकती है। छोटे खेतों में किसान आमतौर पर पौधों को हंसिया से काटते हैं। काटने के बाद पौधों को कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में ढेर कर दिया जाता है। एक बार जब वे ठीक से सूख जाते हैं तो थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग अनाज को फलियों से अलग करती है। आप इसे डंडों से पौधों को पीटकर या थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। थ्रेशिंग के बाद अनाज को ठीक से साफ करना चाहिए। सभी गंदगी, पत्थर और टूटे हुए पौधे के हिस्सों को हटा दें। कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीन का इस्तेमाल करके ये सभी काम, कटाई, थ्रेशिंग और सफाई एक साथ किए जा सकते हैं। इससे बहुत समय और लेबर बचता है। अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए सही स्टोरेज बहुत जरूरी है। स्टोर करने से पहले सोयाबीन के दानों को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। नमी की मात्रा को 10 से 12% तक कम करना चाहिए। अगर दानों को ज्यादा नमी के साथ स्टोर किया जाता है तो उन पर फंगस और कीटों का हमला हो सकता है। इससे क्वालिटी खराब हो जाएगी। आप दानों को धूप में एक साफ शीट या तिरपाल पर फैलाकर सुखा सकते हैं। एक बार सूखने के बाद दानों को साफ छूट के बोरों या स्टोरेज बिन में स्टोर करें। स्टोरेज एरिया ठंडा, सूखा और अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए। पक्का करें कि यह चूहों और दूसरे कीटों से सुरक्षित हो। सही स्टोरेज से आपको बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। निष्कर्ष में, अगर सही तरीके से की जाए तो सोयाबीन की खेती बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहाँ कुछ आखिरी टिप्स देंगे। हमेशा रिकमेंडेड वैरायटी की अच्छी क्वालिटी वाले सर्टिफाइड बीजों का इस्तेमाल करें। अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करें और सही समय पर तैयार करें। मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों की बैलेंस डोज का इस्तेमाल करें।
खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को प्रभावी ढंग से मैनेज करें, सही स्टेज पर कटाई करें और दवाओं को ठीक से स्टोर करें। इन साइंटिफिक तरीकों का पालन करके आप निश्चित रूप से सोयाबीन की बम्पर फसल पा सकते हैं। इससे न केवल आपकी इनकम बढ़ेगी बल्कि आपकी मिट्टी भी भविष्य के लिए बेहतर रहेगी। सीखते रहें और नई टेक्निक्स अपनाते रहें।